नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। गांधी, पटेल और नेहरू के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी जानकारी आती हैं, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग बातें आती हैं। लेकिन बताया जाता है कि जब पटेल साहब पूरी सत्ता में थे क्योंकि ओबीसी समाज एक बहुत बड़ा समाज है और ओबीसी समाज को नेतृत्व करते थे पटेल साहब। और पटेल साहब को जब प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था तो लेकिन गांधी जी ने उसका समर्थन नहीं करा था। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडवोकेट भूदेव महानंदिया जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सुरेंद्र जी। आपको और हमारा सभी दर्शकों को मैं भी जी। नंदिया जी बताया जाता है कि जब पटेल साहब को प्रधानमंत्री बनने के लिए सिफ़ारिश आई थी और मंजूरी आई थी, लेकिन गांधी जी ने उस पे मोहर नहीं लगाई थी। ये हम आपसे जानेंगे कि उन्होंने पटेल की जगह नेहरू का नाम क्यों रिकमेंड किया था? इतिहास गवाह है, जी, लॉर्ड माउंटबेटन भी गवाह है, जी, भारत का कांग्रेस कमेटी भी गवाह है। आज जब जब हम इतिहास को खंगालते हैं और भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है भारत में प्रधानमंत्री के दौर पर कौन-कौन थे। ये सन 1947 इंडिपेंडेंट होने वाला था भारतवर्ष। लॉर्ड माउंटबेटन का ऑफिस से चिट्ठी आता है, भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो ऑर्डर ऐसा आता है, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है उनको ही भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इसीलिए आनन फानन में कांग्रेस कमेटी का बैठक बुलाया जाता है। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री का दौड़ में 3 नाम सामने आता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू काश्मीर पंडित ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल शूद्र कम्युनिटी ओबीसी परिवार से बिलोंग करते थे। हैरान लगता है इतिहास पढ़ने के बाद, क्या खुद को महात्मा बोलने वाले लोगों को भी जातिवाद का ऊपर भरोसा है। यहां कौन सा परिस्थिति ऐसे आ गया, तीनों नेता में से सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भारत का प्रधानमंत्री के लिए भारत का महात्मा गांधी और गांधी जी ने नॉमिनेट क्यों किए। जब लॉर्ड माउंटबेटन का ऑफिस से मैसेज आता है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, तो आनंद फानन में अप्रैल 29, 1946 में कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए नॉमिनेशन फाइल होता है। अप्रैल 29 was the last day of nomination. अप्रैल 29, 1946 जब नॉमिनेशन फाइल हुआ, उस नॉमिनेशन में 3 लोगों का नाम आया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंटेस्ट में आए थे 2 लोग। 1 नंबर में आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 नंबर में आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस कमेटी उस वक्त आनन फानन में 15 मेंबर का एग्जीक्यूटिव बॉडी कमेटी था। वो 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी कमेटी को इन दोनों में से किसी को प्रेसिडेंट करना है, तय करना था। इसीलिए ये प्रोसीजर, इलेक्शन प्रोसीजर हुआ था और वोट डाला गया था। बड़ी हैरान की बात है, किसको कितना वोट मिला। इतिहास एविडेंस देता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का फॉर्म में सिर्फ 3 वोट ही पड़ा था, आया था फेवर में, आउट ऑफ 15 वोट से सिर्फ 3 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का पास में आया था और 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल का फेवर में गया। तो ये तैयार हो गया कांग्रेस का प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है, ये वार्ता, ये विषय 15 मेंबर में छा गया। और वो भी शूद्र परिवार में मन में बहुत खुशी का लहर गूंज रहा था। अंदर ही अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन इतिहास को पलटने वाला और कोई महान व्यक्ति
बैठकर ये देख रहे थे। यहां हम सब लोग जानते हैं कांग्रेस एक डेमोक्रेसी पार्टी है, लेकिन अप्रैल 29, 1946 का जो विषय हम देखते हैं, यहां पता चलता है ये डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप नेता है। मतलब गांधी जी ने 3 वोट पाने वाला इंसान को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए डिक्लेयर कर दिए। यहां से पता चलता है गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू में दोनों का अंतर में क्या चल रहा था भारतवर्ष में। सचमुच में क्या ओबीसी को भारत में प्रधानमंत्री बनाने के लिए गांधी का मंशा नहीं था, या सचमुच में गांधी ओबीसी को प्यार करते थे? ये पता चल जाता है। गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा था ब्राह्मण को, गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा था पंडित परिवार को, गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मतलब कैपिटलिस्ट और मनुवादी, और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब एक ओबीसी परिवार, गरीब परिवार, खेती करने वाले परिवार का लड़का। क्योंकि गांधी हिंदुत्व को ज्यादा मानते थे। हिंदुत्व में शूद्र को राजा होने के लिए कोई अधिकार ही नहीं है। यहां कैसे डिक्टेटरशिप काम चलता है। महात्मा गांधी का जिद्दी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, और गांधी जी का जिद पटेल साहब को पद से हटना पड़ा। इलेक्शन में जीतते हुए भी 15 से 12 वोट लेते हुए भी उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बैठना नहीं पड़ा, क्योंकि गांधी जिद करके बैठे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाना। यह खेल क्या था? यह खेल ये था, भारतवर्ष में एक बिजनेसमैन चला गया, मतलब एक ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दो और भारत पे दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी बना दो। मतलब कैपिटलिस्ट का हाथ में फिर भारतवर्ष खेलेगा। वो पूंजीपति था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ज्यादा पूंजीपति जैसे टाटा, बिरला, जैसे बिरला और डालमिया, बजाज और बिरला, ये दोनों भारतवर्ष में, टाटा तो उस वक्त में उनका नाम नहीं था, बिरला और डालमिया, ये दोनों कैपिटलिस्ट कांग्रेस का कठपुतली और कांग्रेस का मदद करते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात ज्यादा बिरला और डालमिया सुनते थे। इसीलिए गांधी उनका डिक्टेटरशिप यूज करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना डाले। कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन गए, मतलब वो भारत का प्रेसिडेंट बन जाता है। कैसे चाल खेला गया है। इतिहास कभी भी ऐसी घटना को भुला नहीं पाएगा। और वो बीसी परिवार और वो बीसी समाज और खेती करने वाले फार्मर परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा था। इसी तरफ और मैं और एक बात बता दूं, उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी जी को गंभीर आरोप लगाए थे। गांधी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं थे, क्योंकि गांधी जी एक मजे हुए राजनेता थे और उन्होंने एक डिक्टेटरशिप लीडर थे। कभी भी वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे। जो कांग्रेस में गांधी जो चाहता था वही करते थे, और दूसरा कोई लीडर उन्हें चैलेंज करने के लिए ताकत नहीं रखते थे। ये इतिहास गवाह है। जो भी लीडर उन्हें चैलेंज किए वो तबाह हो गया, वो बर्बाद कर दिया गया उन्हें। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री पोस्ट से हटाने के लिए षड्यंत्र किया गया। पटेल जी को भारत का होम मिनिस्टर बना के रखा गया।
क्योंकि पटेल जी भारत का प्रधानमंत्री होते ना, वो बहुत दूरदृष्टा और बहुत चालाक और इंटेलिजेंट लीडर थे। और गरीबों का, खास करके फार्मर का, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता का, और छोटा छोटा फार्मर को ज्यादा वो मदद करते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जानबूझकर उन्हें प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए हराया गया, जीत के भी उन्हें हारना पड़ा। और वो 15 वाला कांग्रेस कमेटी का एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर में से 12 जो वोट आए थे, सब चुपचाप गांधी के सामने नतमस्तक हो गए। इससे पता चलता है ये भारत में कैसे उस वक्त से राजनीति और आज भी कैसे राजनीति चलता है। हम लोगों को ये पता चलता है, गांधी का जिद्दी और गांधी जी का इक्को और कैपिटलिस्ट का मदद और मनुवादियों का शासन को एस्टैब्लिश करना और कैपिटलिस्ट का शासन भारतवर्ष में एस्टैब्लिश करने के लिए ये कांग्रेस और गांधी जी का एक चाल था। इसीलिए साथियों, हर कोई इतिहास का पन्ना से हमें हर कोई नया चीज सीखने के लिए मिलता है। हम लोगों को इतिहास से बहुत कुछ सीख मिलता है। युग युग में शासन और सत्ता के लिए एक पार्टिकुलर कम्युनिटी भारतवर्ष में अपना ताकत को कंटिन्यू कर रहा है और करते रहेगा। जब तक भारत का बासिंदा, भारत का मानव संबल राजनीति के बारे में सही जानकारी नहीं रखेंगे, ऐसे ही परिस्थिति हर वक्त भारतवर्ष में होता रहेगा। थैंक यू। आपसे हमारे साथ एडवोकेट भूदेव महानंदिया, जिन्होंने बताया किस तरीके से साजिश कर एक ओबीसी समाज के साथ खेल खेला गया, और आपने बताया कि ओबीसी समाज आने वाले समय के अंदर इनको माफ नहीं करेगा, और पटेल साहब को क्यों नहीं बनाया गया प्रदेश का प्रधानमंत्री, ये भी नंदिया जी ने हमें बताया। तो ये सारी बातें किस तरीके से राजनीति से खेला गया था, और गांधी जी ने किस तरीके से ये सारी चीजें कर पटेल साहब को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात की। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपको और जी, थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।